यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरोहण रैंकिंग्स शुरू होने में बस 1 महीना बचा था। इसलिए आरव ने महापर्वत श्रृंखला में और अधिक समय नहीं बिताया। वसुंधरा से निपटने और मृत्युअंधकार खाई के तल पर अपनी चोटों से उबरने के बाद आरव तुरंत तंत्र शिखर की ओर भागा। तंत्र शिखर पर लौटने के बाद आरव को न तो अपने गुरु सुधाकर और न ही करिश्मा या अपनी छोटी बहन त्रिशा में से कोई मिला। इसलिए उसने तुरंत एक ट्रांसमिशन तंत्र का उपयोग करके सुधाकर से संपर्क किया और संक्षिप्त बातचीत के बाद उसे पता चला कि वे तीनों तंत्र शिखर पर नहीं थे। पता चला कि सुधाकर सम्राट अकादमी चले गए थे और यह स्वाभाविक रूप से आरोहण रैंकिंग्स के कारण था। हर बार आरोहण रैंकिंग्स आयोजित होने पर आत्मतंत्री संघ के सदस्यों को न्यायाधीश के रूप में आमंत्रित किया जाता था। सुधाकर को मूल रूप से आरोहण रैंकिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जानते थे कि इस बार आरव इसमें भाग लेने जा रहा था। इसलिए आरव के गुरु के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से देखने जाना था। अतः उन्होंने आत्मतंत्री संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने का अनुरोध किया। आत्मतंत्री संघ में सुधाकर के पद के कारण उनका अनुरोध बिना किसी सवाल के तुरंत स्वीकार कर लिया गया। जहां तक करिश्मा और त्रिशा की बात थी, करिश्मा इतने रोमांचक आयोजन में सुधाकर का पीछा कैसे नहीं करती, और जब करिश्मा ने धमकी और रिश्वत दोनों का सहारा लिया तो सुधाकर उन्हें पीछे छोड़ने की हिम्मत कैसे करते। इसके अलावा चूंकि आरव तंत्र शिखर पर नहीं था, त्रिशा भी स्वाभाविक रूप से उनके साथ चली गई थी। चूंकि त्रिशा करिश्मा और अपने गुरु के साथ थी, आरव स्वाभाविक रूप से निश्चिंत था। बुजुर्ग मुनिश के साथ इन पिछले कुछ महीनों के दौरान आरव लगातार साधना कर रहा था, इसलिए तंत्र के मार्ग में उसकी उपलब्धियों में स्वाभाविक रूप से कोई सुधार नहीं हुआ था। अगर सुधाकर को इसके बारे में पता चलता तो वह स्वाभाविक रूप से डांट खाने से नहीं बच पाता। इसलिए आरव तंत्र शिखर पर लौटते ही अपने कमरे में घुस गया और तकनीक तंत्र बनाने का अभ्यास करने लगा। आरव के तंत्र शिखर पर लौटने के दूसरे दिन शैलाधर आ गई। अपने कमरे में आरव ने सफेद पोशाक पहने शैलाधर को घूरते हुए अपने दिल में एक असामान्य भावना महसूस की। कुछ महीनों तक अलग रहने के बाद सामने खड़ी यह महिला अब भी पहले की तरह ही इतनी आकर्षक और अलौकिक सुंदरता वाली थी। समय के साथ आरव इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके दिल में इस महिला के लिए स्नेह था जो उसके सामने खड़ी थी। अगर वह उसे पसंद करता था तो करता था, अगर नहीं तो नहीं। आरव ने खुद को धोखा देने से मना कर दिया। बेशक वह जानता था कि अगर वह उसके साथ रहना चाहता था तो इसे पूरा करने में कठिनाई आरोहण रैंकिंग्स के दौरान पहला स्थान हासिल करने से कम नहीं थी। उसकी पहचान तो छोड़ ही दीजिए, यह महिला उसे पसंद करती है या नहीं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि अब उसके पास इन सब बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब वह बस आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान हासिल करना और आरोहण टोकन प्राप्त करना चाहता था। तुम पहला दिव्य स्तर पर पहुंच गए हो, आरव को देखते ही शैलाधर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी। हालांकि उसकी नजर जल्द ही सामान्य हो गई। आरव की प्राकृतिक प्रतिभा बुरी नहीं थी और उसके पास स्वर्ण तत्व गूढ़ ऊर्जा भी थी। इसलिए कुछ महीनों में पहला दिव्य स्तर के दूसरे पायदान पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम आज शायद किसी काम से आई हो, है ना? शैलाधर ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आरोहण रैंकिंग्स 1 महीने में शुरू हो रही है और मेरा इरादा तुम्हें वहां ले जाने का है ताकि तुम देख सको कि उन राक्षसी प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई कितनी क्रूर होती है। अगली आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने पर यह तुम्हारे लिए बहुत मददगार होगा। मैं इसी दौर में भाग ले रहा हूं,
आरव ने दृढ़ आवाज में बोलते हुए उसे घूर कर देखा। वह अगली आरोहण रैंकिंग्स का इंतजार कैसे कर सकता था? उसकी मां पुष्प महल में दुख झेल रही थी। शैलाधर ने माथे पर बल डाला और कहा, तुम्हारे पास अपनी साधना के दायरे से ऊपर उठकर लड़ने की ताकत है, लेकिन आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाओं में भी यही क्षमता है। इसके अलावा तुम्हारी साधना बहुत कम है, क्योंकि वस्तुतः भाग लेने वाले सभी प्रतिभाओं ने कम से कम पहला दिव्य स्तर का 5वां पायदान प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक कि कुछ पहला दिव्य स्तर के चरम पर हैं। तुम्हारी वर्तमान ताकत उनसे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। आरव नहीं बोला। तलवार इंटेंट की एक धार शैलाधर की ओर छा गई, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि उसके चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। उसने अनैच्छिक रूप से थोड़ा चिल्लाया, तुम तलवार इंटेंट के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हो? आरव ने सिर हिलाया। शैलाधर एक पल के लिए चुप रही, इससे पहले कि उसने अपने दिल के सदमे को दबाया और कहा, यही कारण है कि मैं तुम्हें आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने से मना कर रही हूं। क्यों? आरव हैरान था। आरोहण रैंकिंग्स बहुत क्रूर है, शैलाधर ने कहा। हर बार कई प्रतिभाएं आरोहण रैंकिंग्स के दौरान खत्म हो जाती हैं। आरोहण रैंकिंग्स 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य द्वारा प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक तरीका है, लेकिन यह अन्य शक्तियों की प्रतिभाओं को खत्म करने का भी एक तरीका है। अगर तुम आरोहण रैंकिंग्स के दौरान अपनी तलवार इंटेंट का खुलासा करते हो, तो विभिन्न शक्तियों की प्रतिभाएं तुम्हें निश्चित रूप से जीवित रहने नहीं देंगी, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान ताकत और साधना उनके लिए तुम्हें मिटाने का सबसे अच्छा अवसर बनाती है। जब वह यहाँ तक बोली, तो वह एक पल के लिए रुकी और बोली, तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ तुम निश्चित रूप से अगली आरोहण रैंकिंग्स आयोजित होने से पहले पहला दिव्य स्तर के चरम पर पहुंचने में सक्षम होगे। उस समय तुमने जो तलवार इंटेंट समझा है और तुम्हारे पास जो स्वर्ण तत्व गूढ़ ऊर्जा है, उसके साथ तुम्हारे लिए आरोहण रैंकिंग्स पर एक स्थान हासिल करना बिल्कुल आसान होगा। तुम्हारे लिए अभी भाग लेना बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि कई शक्तियां यह देखने को तैयार नहीं हैं कि हमारे तलवार संप्रदाय को एक बार फिर से उठने का मौका मिले। मैं इस साल भाग लेने पर जोर देता हूं, आरव ने गंभीरता से बोलते हुए उसे घूर कर देखा। क्या यह मेरे साथ उस समझौते के कारण है? शैलाधर ने आरव की आंखों में देखा। आरव अचंभित हो गया और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, पूरी तरह से नहीं। संक्षेप में, मुझे आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेना है, और अगर मैं तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ रहा, तो मैं किसी अन्य शक्ति की तलाश करूंगा। मुझे बहुत खेद है, लेकिन एक कारण है कि मुझे भाग लेना है। हालांकि उसका उसके साथ एक समझौता था, उसकी मां उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण थी, और अगर यह आवश्यक था तो वह उसके साथ इस समझौते को भी छोड़ सकता था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ भाग लेने पर तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। शैलाधर ने अत्यंत गंभीर तरीके से बात की। क्या मैं तलवार इंटेंट के दूसरे स्तर के साथ भी एक स्थान हासिल करने में असमर्थ हूं? आरव ने पूछा। भले ही तुम्हारी साधना कम है, फिर भी तुम्हारे पास मौजूद तलवार इंटेंट के साथ आरोहण रैंकिंग्स में एक स्थान हासिल करना तुम्हारे लिए संभव है, शैलाधर ने कहा। हालांकि अगर तुम अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग करते हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से विभिन्न शक्तियों द्वारा निशाना बनाया जाएगा। किसी भी अन्य शक्ति का तो उल्लेख ही नहीं, केवल भूत संप्रदाय के सदस्य ही तुम्हें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भूत संप्रदाय के अलावा अन्य शक्तियां जिनका तलवार संप्रदाय के साथ बुरा संबंध है, वे निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगी।
तुम्हारी वर्तमान ताकत उन सभी राक्षसी प्रतिभाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, क्या तुम समझते हो? मुझे पता है कि तुमने जो कहा वह सच है, लेकिन मैं फिर भी भाग लेना चाहता हूं, आरव ने कहा। इसके अलावा मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। मुझे तुम्हारी ताकत देखने दो, अन्यथा मैं तुम्हें आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने की अनुमति नहीं दूंगी। भले ही तुम तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व न कर रहे हो, शैलाधर ने कहा। आरव का दिल गर्म हो गया। पहले उसने सोचा था कि यह महिला उसे आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि वह मारा जाएगा और अगली आरोहण रैंकिंग्स के दौरान तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होगा। हालांकि जब उसने अब जो कहा वह सुना, तो वह जानता था कि यह पूरी तरह से उस कारण से नहीं था, अन्यथा उसने ऐसे शब्द नहीं बोले होते। आरव ने अपना दाहिना मुक्का बढ़ाया और उसके मुक्के से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। सावधान! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव का मुक्का हवा में तेजी से सीटी बजाता हुआ सीधे शैलाधर की ओर चला गया। शैलाधर की हथेली आरव के मुक्के का स्वागत करने के लिए बाहर निकली। बैंग! शैलाधर 2 कदम पीछे हट गई जबकि उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने कहा, क्या जबरदस्त ताकत है! भले ही उसने अपनी ताकत का 30% से भी कम उपयोग किया था और यह 30% एक पहला दिव्य स्तर पर एक गूढ़ साधक को आसानी से मिटाने के लिए पर्याप्त था, उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह वास्तव में आरव के एक साधारण मुक्के से आसानी से पीछे धकेल दी जाएगी। मेरी शारीरिक ताकत और रक्षा एक राजास्तर डार्क बिस्ट के बराबर है, आरव ने कहा, यह भी मेरे तुरुप के पत्तों में से एक है। क्या तुम्हें इन कुछ महीनों के दौरान एक भाग्यशाली मुठभेड़ मिली है? शैलाधर ने पूछा। आरव की ताकत में एक जबरदस्त बदलाव आया था और किसी तरह की भाग्यशाली मुठभेड़ के बिना इतनी तेजी से बढ़ना असंभव था। आरव ने उससे कुछ नहीं छिपाया और कहा, तुम्हें मृत्यु अंधकार खाई के तल पर वह बूढ़ा आदमी अभी भी याद है ना? मैं पिछले कुछ महीनों से उसी के पास साधना कर रहा हूँ। शैलाधर का एक गंभीर भाव था। उसे स्वाभाविक रूप से वह बूढ़ा आदमी याद था। उस बूढ़े आदमी की ताकत को चरम पर भयावह कहा जा सकता था और उसे लगा कि उसके पिता तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भी उस बूढ़े आदमी के लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे। फिर भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह बूढ़ा आदमी वास्तव में आरव का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होगा। क्या उसने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया है? शैलाधर ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, उसने बस मेरा मार्गदर्शन किया। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने के लिए योग्य हूं, है ना? शैलाधर ने आरव को देखा और एक पल के लिए झिझकी, इससे पहले कि उसने कहा, मुझे पता है कि तुम तलवार संप्रदाय के खिलाफ शिकायत रखते हो, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करती हूं कि तुम तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाओगे। तुमने तलवार इंटेंट को समझा है, इसलिए तलवार संप्रदाय में शामिल होना तुम्हारे और तलवार संप्रदाय दोनों के लिए फायदेमंद है। आरव ने सिर हिलाया और मना कर दिया। शैलाधर, मैंने तलवार संप्रदाय को तब छोड़ दिया जब वह मुझे और मेरी बहन को पुष्प महल को सौंपने के लिए सहमत हो गया था। आरोहण रैंकिंग्स में तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने का कारण केवल तुम हो। अगर तुम तलवार संप्रदाय में मौजूद नहीं होती तो सच कहूँ तो मैं तो बस तलवार संप्रदाय के एक दूसरे दर्जे की शक्ति में कम होने के लिए बहुत उत्सुक होता। शैलाधर ने हल्के से आह भरी और फिर उसने इस विषय को टाल दिया और कहा, मैं अब से आधे महीने में तुम्हें देखने आऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शैलाधर यहाँ और नहीं रुकी और कमरे से चली गई। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आकाश शिखर, नभ प्रांगण।
इस समय नभ प्रांगण में सामान्य से कहीं अधिक चहल पहल थी। तंत्र शिखर के शिखर गुरु के अलावा तलवार संप्रदाय के अन्य सभी 6 मुख्य शिखरों के शिखर गुरु यहां जमा थे। आरोहण रैंकिंग्स 1 महीने बाद शुरू होने वाली थी और यह तलवार संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि यह अगले कुछ वर्षों में तलवार संप्रदाय के भाग्य से जुड़ा था। अगर तलवार संप्रदाय का कोई शिष्य आरोहण रैंकिंग्स में चढ़ने और पहला स्थान हासिल करने में सफल होता है, तो तलवार संप्रदाय बड़ी संख्या में बाह्य प्रांगण के शिष्यों की भर्ती कर पाएगा, जैसा कि इन पिछले कुछ वर्षों के विपरीत हुआ है, जहां उसे 10,000 से भी कम बाह्य प्रांगण के शिष्य होने की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। अब आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले उम्मीदवार वह मुद्दा बन गए थे जिस पर बुजुर्ग और शिखर गुरु चर्चा कर रहे थे। उन्हें चर्चा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि एक ही संप्रदाय से 10 से अधिक शिष्य आरोहण रैंकिंग्स में भाग नहीं ले सकते थे। आंतरिक प्रांगण के शिष्यों में कुल 120 शिष्य हैं जो राजा स्तर से नीचे और 20 वर्ष से कम उम्र के भी हैं। उनमें से 16 के पास आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने की योग्यता है, जबकि उनमें से केवल 3 के पास ही रैंकिंग्स में चढ़ने का मौका है। ये 3 शिष्य क्रमशः मोहिनी, नील और एक वरिष्ठ आंतरिक प्रांगण के शिष्य ईशान हैं। यहां तक कि कुछ बाह्य प्रांगण के बुजुर्ग भी इन तीनों से शक्ति में नीचे हैं। इसलिए उन्हें निश्चित रूप से इस बार आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेना होगा, एक आंतरिक प्रांगण के बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहा। आगे खड़े शस्त्राधिकार बुजुर्ग जयराज और आसपास के अन्य सभी लोग भड़क उठे। आरोहण रैंकिंग्स पर लगभग सभी राक्षसी प्रतिभाशाली शिष्य युद्ध करने के लिए अपने साधना स्तर से ऊपर उठने में सक्षम थे, फिर भी तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों में से केवल 3 ही ऐसा करने में सक्षम थे। अगर ऐसी शक्तिशाली राजधानी की ओर बढ़ती है तो स्थिति निश्चित रूप से बहुत खराब होगी। अगर भूत संप्रदाय ने मेरे तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों को खत्म करने के लिए विशेषज्ञ नहीं भेजे होते और उस वर्ष मेरे तलवार संप्रदाय से किसी को भी आरोहण रैंकिंग्स पर न चढ़ने दिया होता, तो मेरा तलवार संप्रदाय ऐसी स्थिति में कैसे गिर सकता था? मेरी तो सच में इच्छा है कि मैं अपनी तलवार लेकर तुरंत भूत संप्रदाय में धावा बोल दूं और उन सभी लोगों को खत्म कर दूं जो न इंसान हैं और न भूत तेजस किनारे से गाली दिए बिना नहीं रह सका। जब उन्होंने भूत संप्रदाय का जिक्र सुना तो यहाँ मौजूद लगभग सभी के चेहरे उतर गए। हालांकि तलवार संप्रदाय उन सभी वर्षों पहले आदित्य विद्यालय और दोनों महलों के साथ तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन यह भूत संप्रदाय और ब्राइटन मून संप्रदाय से कम नहीं था। इसके 6 महान शक्तियों में सबसे नीचे गिरने का कारण यह था कि भूत संप्रदाय ने अचानक विशेषज्ञों को भेजा था ताकि तलवार संप्रदाय के उन प्रतिभाशाली शिष्यों को खत्म किया जा सके जिन्हें उस समय आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने के लिए भेजा गया था। यह ठीक इसी वजह से था कि उनके तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों को भूत संप्रदाय द्वारा मार दिया गया था कि उस वर्ष तलवार संप्रदाय से कोई भी रैंकिंग्स में नहीं चढ़ पाया था। क्योंकि कोई भी रैंकिंग्स में नहीं चढ़ा, तलवार संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से 9 राज्यों में से कोई भी नहीं मिला। एक राज्य की तो बात ही छोड़िए, उसे एक भी बड़ा शहर नहीं मिला और ठीक इसी वजह से तलवार संप्रदाय के भीतर शिष्यों की संख्या समय के साथ कम होती गई। यह कहा जा सकता है कि भूत संप्रदाय ने तलवार संप्रदाय को 6 महान शक्तियों में सबसे नीचे लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस समय की घटना को अभी के लिए अलग रखो, जयराज ने धीमी आवाज में कहा। चाहे कुछ भी हो, इस बार हमारे तलवार संप्रदाय से किसी को रैंकिंग्स में चढ़ना होगा। अन्यथा अगर हम केवल तलवार संप्रदाय के आसपास के कुछ शहरों पर ही निर्भर रहते हैं तो हमारा तलवार संप्रदाय अगले साल निश्चित रूप से एक द्वितीय श्रेणी की शक्ति में सिमट जाएगा। उस समय हम सचमुच तलवार संप्रदाय के पतन के कारण बन जाएंगे और मृत्यु में अपने पूर्वजों से मिलने में शर्मिंदा होंगे।
जयराज के बगल में खड़े नभजीत ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ज्येष्ठ भ्राता, ऐसा नहीं है कि आप इस बात से अनजान हैं कि आरोहण रैंकिंग्स कैसी होती है। हर एक प्रतिभागी प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली होता है। हालांकि हमने मोहिनी, नील और ईशान को लंबे समय से पोषित करना शुरू कर दिया है, उनकी शक्तियों के साथ आरोहण रैंकिंग्स पर धावा बोलना और विशेष रूप से भूत संप्रदाय द्वारा लक्षित किए जाने पर कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसके अलावा मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भूत संप्रदाय के शूल नामक एक युवा ने पहला दिव्य स्तर के 8वें पायदान पर रहते हुए सहार इंटेंट को समझ लिया है। सहार इंटेंट। आसपास मौजूद सभी के चेहरे एक साथ बदल गए। सहार इंटेंट क्या था? यह बिल्कुल तलवार इंटेंट जैसा ही था। यह इंटेंट का एक रूप था जो इसे समझने वाले की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था। उदाहरण के लिए, जब आरव अपने तलवार इंटेंट का उपयोग करता था तो उसके विरोधी इससे बंधे और दबे रहते थे, जबकि उसकी अपनी शक्ति इसके बजाय बहुत बढ़ जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में उसके विरोधी अत्यधिक नुकसान की स्थिति में होते थे। सरल शब्दों में कहें, जिन्होंने इंटेंट को समझ लिया था वे एक ही साधना स्तर वालों के सामने लगभग अजेय थे। जयराज का चेहरा बदल गया और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नभजीत, क्या यह सच है? नभजीत ने सिर हिलाया और कहा, मुझे हाल ही में इसके बारे में पता चला है। वह शायद भूत संप्रदाय का एक तुरुप का पत्ता है। मोहिनी के अलावा मेरे तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य शायद इस शूल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक बार जब वह जानबूझकर उस छोटी लड़की मोहिनी को निशाना बनाता है तो मोहिनी के लिए रैंकिंग्स में चढ़ना शायद बहुत मुश्किल होगा। दूसरी ओर मुझे लगता है कि आप सभी इस बात से शायद स्पष्ट रूप से अवगत हैं कि क्या वह जानबूझकर उसे निशाना बनाएगा। आसपास मौजूद अन्य सभी स्वाभाविक रूप से इस बात से बहुत स्पष्ट रूप से अवगत थे कि भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के बीच दुश्मनी को देखते हुए शूल जानबूझकर मोहिनी को निशाना क्यों नहीं बनाएगा। उस बच्चे को मार डालो। ठीक इसी क्षण उनमें से एक ने ये शब्द कहे। जयराज की आंखों में भी एक ठंडी चमक कौंध थी। इस बीच नभजीत ने सिर हिलाया और कहा, यह उचित नहीं है, क्योंकि भूत संप्रदाय ने निश्चित रूप से सावधानी बरती होगी। इसके अलावा शूल मुख्य समस्या नहीं है। मुख्य समस्या आदित्य विद्यालय और पुष्प महल का रवैया है। अतीत में ये दोनों संप्रदाय हमेशा एक तटस्थ स्थिति बनाए रखते थे। हालांकि मुझे लगता है कि इन दोनों शक्तियों ने भूत संप्रदाय का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। अगर ये दोनों शक्तियां वास्तव में भूत संप्रदाय के पक्ष में खड़ी होती हैं तो हमारे संप्रदाय से भाग लेने वाले शिष्य खतरे में पड़ जाएंगे। आदित्य विद्यालय और पुष्प महल उस तरह से क्यों कार्य करेंगे? तेजस ने खंडन किया। उनके और मेरे तलवार संप्रदाय के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, न ही हमारे संप्रदायों के हितों से संबंधित कोई विवाद है। तो वे भूत संप्रदाय का पक्ष क्यों लेंगे और आरोहण रैंकिंग्स के दौरान मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्यों को निशाना क्यों बनाएंगे? आप आरव के बारे में नहीं भूले होंगे, है ना? नभजीत ने धीमी आवाज में कहा। उस दिन पुष्प महल उसे पूछने के लिए हमारे तलवार संप्रदाय में आया था, फिर भी उन्हें वह अंत में नहीं मिला। मुझे लगता है कि पुष्प महल हमारे तलवार संप्रदाय से नाखुश है। हालांकि यह आचार्य सुधाकर की वजह से था, क्या कोई गारंटी दे सकता है कि वे इसके बजाय हमारे तलवार संप्रदाय पर अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे? जहां तक आदित्य विद्यालय की बात है, आपको शायद अभी भी मदांध साधु से जुड़ी घटना याद होगी, है ना? मुझे लगता है कि आदित्य विद्यालय के कई बुजुर्ग अभी भी नहीं भूले हैं कि मदांध साधु ने उन सभी वर्षों पहले क्या किया था। आरव कौन है? एक शिखर गुरु ने अचानक यह सवाल पूछा। एक युवा जिसने तलवार इंटेंट को समझा। नभजीत ने कहा,
इस समय वह आचार्य सुधाकर का शिष्य है और वह मेरे तलवार संप्रदाय का शिष्य था। लेकिन उसने तलवार इंटेंट को समझा। कई लोगों के चेहरे बदल गए। जिस शिखर गुरु ने सवाल पूछा था, उन्होंने आश्चर्य से कहा, हमारे तलवार संप्रदाय से किसी ने तलवार इंटेंट कब समझा? नभजीत, जयराज, आप दोनों ने इस मामले को क्यों छिपाया? अन्य लोगों ने भी नाखुशी से जयराज और नभजीत को देखा। नभजीत कड़वाहट से हंसे और कहा, वह मेरे तलवार संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन अब वह नहीं है। वह शिखर गुरु दंग रह गया और फिर उसने पूछा, क्यों? इस बीच जयराज ने सिर हिलाया, आह भरी और कहा, वह मेरी गलती थी। उसके बाद उन्होंने उस दिन हुई हर चीज को बताया। थोड़ी देर बाद उस शिखर गुरु ने सिर हिलाया और हल्के गुस्से से कहा, ज्येष्ठ भ्राता जयराज, आपने वास्तव में इस मामले के संबंध में एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। आपके लिए यह जानना असंभव है कि तलवार इंटेंट को समझने वाला व्यक्ति हमारे तलवार संप्रदाय के लिए क्या मायने रखता है। इसके अलावा वह युवा तो आचार्य सुधाकर का भी शिष्य है, इसलिए वह एक तंत्र मास्टर भी है। अगर आपने उस समय ऐसा निर्णय नहीं लिया होता तो हमारे तलवार संप्रदाय के पास केवल तलवार इंटेंट को समझने वाला एक प्रतिभाशाली ही नहीं होता, हमारे पास एक सहयोगी भी होता जो एक असाधारण तंत्र मास्टर है। एक अन्य शिखर गुरु ने कहा, ज्येष्ठ भ्राता नभजीत, मैं जानता था कि आप उस समय समग्र स्थिति पर विचार कर रहे थे, लेकिन इस मामले में आपको पता होना चाहिए कि उन सभी वर्षों पहले मदांध साधु के साथ क्या हुआ था। अफसोस, यहाँ मौजूद अन्य सभी लोग उस मदांध साधु से कैसे अवगत नहीं हो सकते थे जिसका इस शिखर गुरु ने उल्लेख किया था। हालांकि मदांध साधु अब तलवार संप्रदाय के संरक्षक थे, लेकिन उन्होंने तलवार संप्रदाय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब तक तलवार संप्रदाय जीवन और मृत्यु के क्षण का सामना नहीं करता, अन्यथा वह तलवार संप्रदाय में वापस नहीं आते। उन सभी को बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि हालांकि मदांध साधु अभी भी तलवार संप्रदाय की रक्षा करने के इच्छुक थे, लेकिन आदित्य विद्यालय के साथ हुई घटना के कारण तलवार संप्रदाय द्वारा उन्हें निष्कासित किए जाने के प्रति उनके मन में अभी भी एक नफरत थी। अगर वह इससे उबर गए होते तो वह अब 100 से अधिक वर्षों तक तलवार संप्रदाय से दूर नहीं रहे होते। उन सभी वर्षों पहले की उस घटना ने न केवल तलवार संप्रदाय को एक असाधारण प्रतिभाशाली शिष्य से हाथ धोना पड़ा था, बल्कि इसने दक्षिणी क्षेत्र में तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसे संप्रदाय पर भरोसा करेगा जो अन्य शक्तियों को नाराज करने के डर से अपने ही शिष्यों का बलिदान कर देगा? फिर भी अब तलवार संप्रदाय में एक बार फिर ऐसी ही घटना हुई थी, तो ये शिखर गुरु और बुजुर्ग क्रोधित महसूस क्यों नहीं करेंगे? अगर मुझे पता होता कि उसने तलवार इंटेंट को समझा है तो मुझे पुष्प महल को नाराज करना पड़ता, फिर भी मैं वह निर्णय नहीं लेता। जयराज ने कड़वाहट से सिर हिलाया और कहा, चाहे कुछ भी हो, यह मेरी गलती थी और मैं शस्त्राधिकार बुजुर्ग के अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा जब एक बार संप्रदाय गुरु अपनी एकांत साधना से बाहर निकलेंगे। उस बच्चे की मेरे तलवार संप्रदाय के प्रति पहले से ही राय है, इसलिए उसे फिर से संप्रदाय में शामिल कराना असंभव है। हालांकि हमें अभी भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हमारा तलवार संप्रदाय तलवार इंटेंट को समझने वाले प्रतिभाशाली शिष्य को छोड़ नहीं सकता है, उस शिखर गुरु ने पहले धीमी आवाज में कहा। जब उन्होंने यह सुना तो आसपास के अन्य सभी ने सिर हिलाया। तलवार इंटेंट को समझने वाला एक प्रतिभाशाली शिष्य वास्तव में तलवार संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को अच्छी तरह से पोषित किया गया तो वह तलवार संप्रदाय को कुछ 100 वर्षों की सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम हो सकता है। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।